मुझे यहाँ बुलाने के लिए नरगिस सैफ़ी और अतहर साहब की फैमिली अपने दुख में शामिल करने के लिए। अक्सर होता है कि लोग अपनी सालगिरह में, अपनी शादी में, खुशी के मौके पे बुलाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप और भी ज़्यादा ख़ास होते हैं जब लोग अपने गम में शामिल होने के लिए आपको बुलाते हैं। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी बात सुन सकूं और अपनी कुछ बात कह सकूं। आज बहुत बिज़ी दिन था, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया है इलेक्शन कमिश्नर्स के इलेक्शन के बारे में कि उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा या उनको कैसे चुना जाएगा उनकी सिलेक्शन के लिए। तो उसके बावजूद भी मैं सीधे स्टूडियो से इसीलिए यहाँ सीधे JNU आ गई, और ख़ासकर JNU आने का जो मौका है, कभी भी JNU ने मुझे आवाज़ दी है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है उस आवाज़ को ना कह पाना, क्योंकि JNU एक ऐसी जगह है, इसकी जो साउंड ऑफ JNU, व्हेन यू से JNU, ऐसा लगता है कि वो पुराना जो अपना अच्छा सा भारत था, जहाँ संविधान काम करता था, जहाँ हम लोकतंत्र की दुहाइयाँ देते थे, वो भारत अभी भी कहीं ना कहीं एक कोने में बचा हुआ है। यहाँ 40, 50, 100, 200 जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत कम तादाद है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमेशा एक अंधेरे कोने में, एक बड़े अंधेरे कमरे में अगर आप एक छोटी सी मोमबत्ती जला दें तो उस कमरे में फिर अंधेरा बाकी नहीं रहता। तो JNU वही एक मोमबत्ती है जो इस बहुत अंधकार में भरे हुए और पूरे डार्क जो हमारा पूरा ये कंट्री हो रहा है, उसमें एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती है जो विश्वास दिलाती है कि सच्चाई ज़िंदा है, ईमानदारी ज़िंदा है। जब भी नाइंसाफ़ी की बात होगी, जब भी गैर बराबरी की बात होगी, जब भी सच की बात होगी, तो JNU खड़ा रहेगा। आज 3 साल इस बात को गुजर रहे हैं। ट्विटर पर पहले तो मैं इस तरह के जो भी पब्लिक इवेंट्स होते हैं, कई साल पहले ही मैंने अनाउंस करना बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा JNU के अपने दोस्त हो सकता है उन्हें पता ना हो, आ जाएंगे, तो बस आने से 5 मिनट पहले मैंने ट्वीट किया कि मैं वहाँ जा रही हूँ। 5 मिनट के अंदर 5-7 दोस्तों के फ़ोन आ गए कि तुम्हें उस प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको दुश्मनों के फ़ोन नहीं, दोस्तों के फ़ोन आए कि उस प्रोग्राम में नहीं जाओ, क्योंकि भारत में आज माहौल इस तरह का है कि पहले अपराधियों के साथ खड़े होने में लोग खौफ खाते थे, आज पीड़ितों के साथ, विक्टिम्स के साथ खड़े होने में खौफ आना चाहिए। भारत को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां जो भी वो लोग, वो घटनाक्रम, वो इवेंट जिसको हमारी सरकार पसंद नहीं करती है, अब वो सब कुछ देशद्रोह के दायरे में आ गया है। बेटर, तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं क्या सोचती हूँ 3 साल दंगों के बारे में, आपको कुछ साल पहले की कहानी भी मैं सुनाऊंगी, जब मैं 10-12 साल की बच्ची हुआ करती थी। वो समझना ज़रूरी है, समझने के लिए कि जब एक रिपोर्टर किसी इवेंट को कवर करता है, और ख़ासकर पिछले 7-8 साल में, नरेंद्र मोदी के काल में, पिछले लगभग 9 साल होने जा रहे हैं, जो कहानी है, जो लोग कहानी कह रहे हैं, वो खुद कहानी भी हैं। वी आर द स्टोरी एंड वी आर ऑल्सो द स्टोरी टेलर्स। और ये फ़र्क वो ख़त्म करते जा रहे हैं कि आप कब कहानी बनेंगे और कब आप कहानी कहेंगे। कभी कभी दोनों एक ही हो जाता है। ये बाबरी मस्जिद के ढाए जाने का वक्त है, जब दिसंबर के महीने में 6 दिसंबर 1992 को मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में रहा करती थी। 10-12 साल की छोटी बच्ची थी, स्कूल में पढ़ती थी, और उस वक्त ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश दंगों की आग में जल रहा था। मेरा अपना कस्बा भी ज़ाहिर है इससे अछूता नहीं था। मेरे परिवार को भी भागना पड़ा वहाँ से, और इस तरह भागना पड़ा कि मेरा परिवार 3 हिस्सों में बट गया। मेरे कुछ छोटे बहन भाई एक तरफ हो गए, मेरे पेरेंट्स एक तरफ हो गए, मैं और मेरा सबसे छोटा भाई जो अक्टूबर में पैदा हुआ था, और ये दिसंबर में ये घटना हुई है, यानी मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने का रहा होगा। एंड ऑफ अक्टूबर वो पैदा हुआ और ये 6 दिसंबर की घटना है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने हफ्ते इसके बीच है। और मेरे हिस्से में वो मेरा भाई आया कि उस भाई को लेकर मुझे भागना था, अपनी और उसकी जान बचानी थी। खैर, अब इतने सालों बाद वो भाई अपनी जगह है, उसकी अपनी ज़िंदगी बच गई, मेरी ज़िंदगी बच गई, हम सबकी ज़िंदगियां बच गई। मेरा घर भी नहीं जला, मेरे कोई बहुत परिवार में करीबी किसी व्यक्ति की हत्या या वो ज़ख्मी भी नहीं हुआ। उस सब के बावजूद
मेरे जहन पर, मेरे मन मस्तिष्क पर, उस 10-12 साल की बच्ची पर जो उन दंगों का असर हुआ, अब भी मुझे याद नहीं है कि कौन सा ऐसा हफ्ता जाता है जब उस दंगे का कोई एक सेकंड, कोई एक लम्हा मेरे दिमाग से होकर नहीं गुजर जाता। आज भी मुझे जब सबसे ज़्यादा मैं अपने को अनसेफ, इनसिक्योर या डरा हुआ महसूस करती हूँ, वो इसलिए नहीं कि मैं मारी जाऊंगी या मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या मुझे और कुछ बुरा हो जाएगा, वो दंगों का जो एक स्टेट ऑफ माइंड है, वही मेरा हमेशा का डरा हुआ बच्चा कभी भी मुझे याद आ जाता है कि मैं विदेश में हूँ, कहीं रास्ता भूल गई हूँ। एंड आई एग्जैक्टली फील लाइक दैट 10-year-old चाइल्ड। कहीं मैं एयरपोर्ट पर हूँ, मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है, आई फील लाइक दैट 10-year-old चाइल्ड। मतलब मेरे जो दिमाग में जो एक डर की फीलिंग है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, इज दैट ऑफ दैट चाइल्ड। और मैं बता रही हूँ आपको, ये तब हुआ सिर्फ मुझे भागना पड़ा। मतलब इट इज़ नथिंग कंपेयर टू व्हाट पीपल हैव सफर्ड, पीपल लाइक नरगिस, पीपल लाइक अतर साहब की फैमिली, आपका नाम मुझे, नजम साहब, या बहुत सारे जो लोग यहाँ दिल्ली दंगों में जो लोग ज़ख्मी हुए, मारे गए, जेल में भी हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद खैर मैं बड़ी हुई, पढ़ी लिखी, दिल्ली आई, यहाँ पर एक नौकरी की तलाश, एक पहचान की तलाश, नौकरी भी मिली, पहचान भी मिली, शोहरत भी मिली, वो सब कुछ मुझे मिला जो मैंने कभी सोचा नहीं था। और मुझे ये भी नहीं लगता था कि मैं डिज़र्व करती हूँ। एक छोटे से कस्बे से जब मैं इस बड़े शहर आई, मैंने देखा कि यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, यहाँ फ्लाईओवर्स हैं, तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ दौड़ती हैं, लड़कियाँ गाड़ी चलाती हैं, लड़कियाँ अपनी कहानियाँ खुद कहती हैं, इतनी कॉन्फिडेंट लड़कियाँ हैं, रात को 10-11 बजे भी जा सकती हैं। मुझे लगा कि ये हिंदुस्तान है। और पहली बार मतलब आई वॉज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, आई वॉज फुल ऑफ होप। और मुझे, मेरी पैदाइश जहाँ भी हुई हो, हमेशा मुझे लगा कि ये मेरा घर है, ये वो जगह है हमेशा जहाँ मुझे पहुँचना था। तो ये मेरी मंजिल थी, इंडिया, अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैंड ऑफ होप, कि आप कोई भी हो, कहीं से भी आए हों, आप यहाँ यू कैन मेक अ लाइफ, आप यहाँ कुछ भी बन सकते हैं। सो दिस वॉज मी इन 2000। सो 92 से 2000 जब मैं यहाँ पहुँची, ये मेरा स्टेट था। अब आप ये सोचिए 2000 से 2020 मैं अपना जो पास्ट है वो भूलने लगी थी। ठीक है, वो दिन था, गुजर गया, एक बार ऐसा हुआ होगा, अपने को अक्सर समझाती थी जब भी कोई फीलिंग आती थी। 2020 आया फिर, और दिल्ली में दंगा हुआ। आई वॉज सपोज टू बी अ रिपोर्टर रिपोर्टिंग ऑन दिल्ली राइट्स। ये इस घटना को मैं पहली बार किसी को बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं छुपाना चाहती थी, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे आई फील अ सेंस ऑफ, एक शर्मिंदगी जैसा एहसास मुझे होता है जब मैं इस बारे में सोचती भी हूँ कि जिस लड़की ने 1992 में अपना घर छोड़ा था और उसकी फैमिली 3 अलग अलग हिस्सों में बट गई थी, फरवरी के महीने में 2020 में 28 साल बाद फिर से उस लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ा। आई हैड टू शिफ्ट आउट ऑफ माई हाउस बिकॉज मैं एक मिक्स सोसाइटी में रहती हूँ, एंड माई मदर एंड माई फैमिली डिड नॉट फील सेफ इनफ कि मैं उस मिक्स सोसाइटी में रह पाऊँ, और वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में रहती हैं। मैं अपने घर से शिफ्ट हुई उस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में। आई फेल्ट सो इंसल्टेड, सो ह्यूमिलिएटेड, सो सैड। मुझे लगा कि मैं 1992 में उस लड़की को छोड़ आई थी, लेकिन 2022 में नरेंद्र मोदी के भारत ने फिर से मुझे उस लड़की से मिलवाया। ये 2020 का दंगा था जो भारत की, हमारी राष्ट्रीय राजधानी में हुआ। और आप इत्तेफाक देखिए कि जिस गाड़ी से मैं जा रही थी, मेरी हेल्प भी मेरे साथ थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं शिफ्ट हो रही थी तो मेरी हेल्प एक हिंदू लड़की और मेरा ड्राइवर एक सिख आदमी। मेरी हिंदू हेल्प और मेरा सिख ड्राइवर, हम तीनों गाड़ी से जा रहे थे मेरी मदर के घर, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में रहती है। तो ये जो भारत है, इस पर अटैक है, जहाँ कोई किसी मुस्लिम के घर में कोई हिंदू हेल्प नहीं होगी, कोई सिख ड्राइवर नहीं होगा। जब वो ये समझती थी कि वो न सिर्फ कि वो खुद अपनी आवाज़ है, बल्कि बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग ये समझते हैं कि वो उसकी भी आवाज़ है। उस दौर में जब मैं समझती थी कि मैं इतनी एम्पावर्ड हूँ
और मैं हमेशा सोचती थी कि दिल्ली उसका होता है जो जीत लेती है, जो दिल्ली को जीत लेता है, और मैंने दिल्ली को जीत लिया था। मैं अपने बारे में इतने ऊंचे ऊंचे ख्यालात रखती थी कि वो एक लड़की जो कम्युनल वायलेंस का शिकार हुई, उसने फिर अपनी जिंदगी के तमाम टुकड़े बीने और वो देश की राजधानी में आई। तमाम तरह का समर्थन, सपोर्ट उसे सब कुछ मिला, उस सब के बावजूद कि हर तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन को पीछे छोड़ती हुई उसको लगा कि शायद अब जिंदगी में मैं सेटल हो चुकी हूँ, सब स्टेबल हो गया है, अब ये मेरी अच्छी जिंदगी चल रही है। उस अच्छी जिंदगी में एक झटके में इस कम्युनल वायलेंस ने मुझे वही वल्नरेबल, इनसिक्योर लड़की बना दिया जो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए अपने घर से भागी थी। राइट्स मैंने कवर किए। अब पता चला कि मैं कवर कर रही हूँ राइट्स, और मेरे बारे में छप रहा है कि मैं दिल्ली दंगों के एक आरोपी को मैंने ट्यूटर किया है, उसको एक मस्जिद में ले जाकर, क्योंकि मैं तो मस्जिद में ही ले जा सकती हूँ। मतलब इतने प्रिडिक्टेबल हैं आप, ये लोग आप देखिए। और उस खबर को वायरल किया गया कि मैंने उसको ट्यूटर किया, उस व्यक्ति को, कि कैसे तुम्हें टीवी पे बोलना है। और इससे मैं दिल्ली दंगों की एक कोलैबोरेटर हूं। यानी एक पत्रकार जिस व्यक्ति को वो ट्रेनिंग दे रहा था, जिसको वो इंटरव्यू कर रहा था या उसे बता रहा था, उसको मस्जिद में ले जाकर, मुझे लगता है बॉलीवुड की कहानियां इन लोगों को लिखने के लिए देनी चाहिए, क्योंकि वहां भी ये होता है कि किसी मुसलमान को दिखाना होता है तो क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष है तो वो सजदे से सीधे उठता है, उसके यहाँ काला टिक्का होता है ना, यहाँ पर लगा होता है वो मस्जिद, उसका निशान होता है नमाज का, क्या कहते हैं उसको, नहीं वो यहाँ जो निशान बन जाता है, सजदे का निशान बनता है। इसके अलावा फिर अगर लड़की होती है तो वो सफेद रंग के कपड़ों में भाग रही होती है और नकाब उसका ऐसे फेस पे आ जाता है। वो मेरी तरह नहीं होती, वो साड़ी वाड़ी नहीं पहनती है। तो सोचिए इतनी नकली मुसलमान कि मैं हिजाब भी नहीं पहनती, बहुत ज्यादा मजहबी बातें भी मैं कभी पब्लिकली अपने मजहब को नहीं दिखाती, उसके बावजूद उनके लिए मैं इतनी असली और सच्ची मुसलमान हूं कि मैं हर काम मस्जिद में जाके करती हूँ। एनीवे, खैर उसकी वजह ये थी कि मेरी जो रिपोर्ट्स थी दंगों को लेकर, वो इतनी क्रेडिबल रिपोर्ट्स थी और इतनी ज्यादा पढ़ी और देखी जा रही थी कि वो रिपोर्टर को ही अगर आप अपराधी बना दें, उसी को अगर आप आरोपी बना दें, तो उसकी कहानी की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो तो खत्म हो जाएगी। जैसे जब मैं सीए एनआरसी कवर कर रही थी तो मुझे कहा गया कि मैं शाहीन बाग की स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, चीफ स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ शाहीन बाग। मतलब ये तो मुझे भी अंदाजा नहीं है कि मैं इतनी पावरफुल हूं। तो अब जब मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूं शाहीन बाग की, तो मैं शाहीन बाग की रिपोर्टर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो स्ट्रेटेजिस्ट हूं। अब जबकि मैं कोलैबोरेटर हूं दिल्ली दंगों में, तो मैं रिपोर्टर तो हो ही नहीं सकती। So basically, to attack my reportage, to attack my credibility as a journalist, covering events around me, socio-political events, उसमें आप मुझे ही अपराधी बना दीजिए ताकि मेरी खबर को पढ़ने वाले लोग कभी उसको निष्पक्ष तरीके से देख ही ना पाएं। इस तरह का भारत ये बना रहे हैं। दिल्ली दंगे इतने बड़े दाग हैं भारत के लोकतंत्र के दामन पर कि उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। जैसे मैंने कहा कि मैं एक ऐसी रिपोर्टर हूं जिसने सन 2000 से मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, और ये कमोबेश वो वक्त था जब शायद हम कम्युनलिज्म को थोड़ा सा भूल रहे थे। और खासकर मैं यहाँ पर, मुझे कोई बायस्ड कहे या कोई भी कहे, मैं परवाह नहीं करती। मैं 10 साल यहाँ खासकर अंडरलाइन करना चाहती हूँ मनमोहन सिंह सरकार के, कि उस सरकार के दौरान ऐसा हमें लगा कि हम अब दंगों की बातें नहीं करेंगे, सांप्रदायिकता की बात नहीं करेंगे। सांप्रदायिक भेदभाव तो रहा, हमेशा रहा, अभी भी है, अब से 100 साल बाद भी रहेगा। ये मत सोचिए कि 100 साल बाद भी हम इस भेदभाव को, जातीय भेदभाव या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को हम हटा पाएंगे। लेकिन कमोबेश ये लग रहा था कि अब वायलेंस नहीं होगा, किसी को मरना नहीं होगा उसके धर्म की वजह से। और फिर वही राजनीति, फिर वही चीज, फिर वही बात। आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर जितना एक्सटेंसिव कवरेज हुआ है कि भारत की राजधानी में दंगे, इस बात को कभी नहीं भुलाया जा सकता।
और अगर किसी को ये लगता है कि उस दंगों को इस्तेमाल करके वो 100 दिनों की रोशनी जो शाहीन बाग ने फैलाई, वो 100 दिनों की उम्मीद जो शाहीन बाग ने दी, हमें पता है, मुझे पता है, इन्हें पता है, इन्हें पता है, आप सबको पता है कि वो उम्मीद और वो रोशनी हमारे दिलों में जल रही है। शाहीन बाग की वो बहादुर औरतें, वो तमाम लोग, नरगिस जी हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरे अतहर साहब की फैमिली के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जो इस देश के लिए किया है उसको न कभी दबाया जा सकता है, न कभी भुलाया जा सकता है। कोई ऐसा आरोप, कोई ऐसी सजा, कोई ऐसी चीज ना बनाई जा सकती है, ना बिगाड़ी जा सकती है जिससे हम ये भूल सकें कि 100 दिन के शाहीन बाग ने हमें क्या दिया, भारत के लोकतंत्र को क्या दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूं। अगर शाहीन बाग नहीं होता, अगर वो 100 दिनों का आंदोलन नहीं होता, तो अभी नहीं, भारत 2020 से पहले एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो गया होता। शाहीन बाग की औरतें ईंटों की तरह भारत का जो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, और एक थियोक्रेसी, एक धर्म पर आधारित राष्ट्र, उसके बीच में एक दीवार बन के खड़ी हो गई शाहीन बाग की औरतें। और उस हर एक ईंट में, उस दीवार की हर एक ईंट में वो औरत लगी हुई है शाहीन बाग की। मुझे लगता है कि शाहीन बाग ने एक नया हौसला, एक नई हिम्मत दी, और एक महिला होने के नाते, जिसको पता है कि महिला होने के मायने क्या हैं, किस किस स्तर पर महिलाओं को क्या क्या सहना पड़ता है, मुझे लगता है कि शाहीन बाग एक नागरिकता का आंदोलन तो था ही, एक सिविल राइट्स मूवमेंट तो था ही, इसके अलावा वो एक बड़ा फेमिनिस्ट मूवमेंट था। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि 30 साल, या मुझे कह लेने दीजिए 50 साल का जो महिला आंदोलन, वो नतीजा नहीं ला पाता जो उस 100 दिनों के शाहीन बाग के आंदोलन ने ला दिया। किचन से सीधे सीधे लड़कियां और महिलाएं प्रोटेस्ट साइट पे आ गईं। किस तरह से उनकी पूरी सिटीजनरी खड़ी हुई, मतलब हम सीधे तौर पे मैं कहूंगी कि हम बन रहे थे, प्रजा बन रहे थे। क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं, अगर वो राजा समझते हैं अपने को, तो वो राजा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि वो जनता के एक बड़े हिस्से को प्रजा ना बना दें। ये बात सच है कि भारत में इस वक्त जनता का एक बड़ा हिस्सा प्रजा बन चुका है, इसीलिए उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं, वो राजा है, क्योंकि एक हिस्सा कम से कम हमारी आबादी का ये मानता है कि वो राजा है। ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये नहीं है कि एक व्यक्ति की खामख्याली है ये, क्योंकि इस सेक्शन ने हमारी पॉपुलेशन के अपने अधिकार और अपनी आजादियों का समर्पण कर दिया है। शाहीन बाग ने उस नागरिकता को, नागरिकता के अधिकार को, उस नागरिकता के गुमान को, उस नागरिकता की भारत के संविधान में जो जगह थी, उसको नए सिरे से खड़ा किया, एक पीढ़ी को नए सिरे से आवाज दी। और इसीलिए मैं इन दोनों की न सिर्फ की शुक्रगुजार हूं, बल्कि मैं इन दोनों की कर्जदार हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, आप तमाम लोग। उम्मीद हम ये करते हैं कि अगले साल जब हम मिलेंगे, इसी दिन, इसी वक्त, इसी हफ्ते, तो उम्मीद करते हैं कि अतहर की फैमिली को, नरगिस जी की फैमिली को इस साल में इंसाफ मिल चुका होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया। थैंक यू मैम। अब